इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत। हर रविवार की तरह इस संडे भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही खास पर्सनैलिटी से जो बिहार के फॉर्मर डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं। जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उन्होंने डिसेबिलिटी कमिश्नर रहते हुए क्या इनिशिएटिव्स लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट को लेके, और क्या चैलेंजेस वो महसूस करते हैं कि अभी भी समाज में हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए। तो उस पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। डॉक्टर शिवाजी कुमार हमारे साथ हैं जो बिहार के फॉर्मर डिसेबिलिटी कमिश्नर थे और साथ ही साथ वो एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। नमस्कार आपको भी दानिश भाई और तमाम रेडियो उड़ान के दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रेम भरा मेरा संवाद। मैं आपसे आज रूबरू हुआ हूँ। मैं काफ़ी दिन से आपके एक्टिविटी के बारे में जानता हूँ, लेकिन चलिए अंत में, मेरे कार्यकाल के अंत में ही आपके साथ मेरे जुड़े हुए। धन्यवाद जी। ये कोइंसिडेंट है, हम कोशिश तो आपको काफ़ी देर से कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैसेज नीचे चला जाता है। तो हम तो एक साल से कोशिश कर रहे हैं कि लिसनर्स को आपके साथ रूबरू करवाया जाए। एनीवेज, डॉक्टर साहब ये बताएं हमें कि डिसेबिलिटी सेक्टर में आपकी रुचि कैसे आई? मतलब डिसेबिलिटी कमिश्नर ये आपका पहला वेंचर था डिसेबिलिटी सेक्टर में, या इससे पहले भी आप एसोसिएटेड थे डिसेबिलिटी सेक्टर में? थोड़ा अपने बारे में भी बताएं। देखिए, मेरा जन्म 20 नवंबर 1974 में हुआ और मैं एक साधारण गरीब परिवार से आता हूँ। गांव में रहता था। मेरे फादर जगह काम करते थे, तो मैं भी जहाँ मैं पढ़ाई लिखाई करता था भीमनगर सुपौल जिला का पिछड़ा जगह जो क्षेत्र था। तो जब मैं कभी कभी गांव जाता था तो कुछ बच्चे जो बोलते नहीं थे या उसको लोग पगली बोलते थे, स्पास्टिक। आप तो मैं जानता हूँ मल्टीपल स्पास्टिक है, और उस पर चैन उसको जंजीर लगा कर रखते थे, पत्थर फेंकते थे बच्चे। तो मैं बराबर सोचता था कि क्या है, लोग पागल पागल उसको पगली बोलते थे। तो इस मेरे मन में ये बात थी। जब भी गांव जाता था तो मैं देखता था, तो मुझे इस बात की चुभन होती थी। लेकिन मैं अपना जो है मेट्रिकुलेशन किया वीरपुर हाई स्कूल से। उसके बाद मैं CM साइंस कॉलेज दरभंगा में वहाँ पढ़ाई किया। वहाँ मैं अपने समय का टॉपर भी रहा हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई और मेरे इसके बाद +2 के बाद मेरा चयन जो है कई जगह हुआ था, इंजीनियरिंग परीक्षाओं में भी हुआ था, और मेरा चयन बैचलर डिग्री कोर्स इन मेंटल रिटार्डेशन में हुआ था। तो मैं जब सिकंदराबाद गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ मैंने उस बच्चे के साथ उस हॉस्पिटल में, और जो मेरे गाँव में बच्चे रहते थे, मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मैच किया। तो मैं तो ऐसे इंटरव्यू दिया गया था, तो मेरी थी मैं जानना हैदराबाद सिकंदराबाद को देखना अच्छा, और मैं चलिए पास कर दिया था उसमें भी। उस समय मेरा IIT रुड़की में भी पास हुआ था मैं, और BIT में भी हुआ था, TS महिंद्रा में भी हुआ था। उस समय मेरा यहाँ भी हुआ था। तो मैं गया और देखा, तो मुझे लगा एकाएक मेरी जो है दिशा बदल गई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। जब मैं वहाँ से घर वापस आया तो मेरे माता पिता नाराज थे कि नहीं, इसमें नहीं जाना है। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, हमको लगा कि कोई ना कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति मेरे पीछे जो बता रही है आपको कोर्स करना है। तो फिर मैंने 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स 93-96 में NIMH सिकंदराबाद से, और वहाँ से आने के बाद मैं पहले हमारे डायरेक्टर साहब बोले कि वो बिहार में जा रहे हो डॉक्टर DK मेनन, बोले बिहार में काम करना, पत्थर में डूब जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बिहार में ही अपना करियर है। और मैं यहाँ त्रिपुलिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया 96 में, और तब से मैं लगातार
अलग अलग सिविल सोसाइटीज में और गवर्नमेंट में, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है मैं अपना सर्विस देते आ रहा हूँ। और मैं लास्ट 3 ईयर से मैं ये स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के पद पर अपॉइंटेड था, और मेरा जस्ट पिछले महीने मेरा जो है कार्यकाल फर्स्ट टर्म मेरा समाप्त। जी, तो जब एडवर्टाइजमेंट देखी आपने स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की, उससे पहले जहन में था कि मेरे को अगर ये पोस्ट कभी मिले तो मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, जो मेरे माइंड में है, जो मैंने काम करने हैं, तो उसको मैं उसका संज्ञान ले सकता हूँ, उसको मैं कर सकता हूँ? तो ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जहन में आया या पहले भी माइंड में था? मैं न एडवर्टाइजमेंट देखा था ना मैं इंटरेस्टेड था। लोगों ने मुझे इस पोस्ट के लिए भरवाया, मैं नाम नहीं लूँगा। काफ़ी लोग बोले कि नहीं आपको भरना है। मैंने बोला कि मैं तो काम कर ही रहा हूँ। लोगों बोला कि आप इस काम को करेंगे तो और ज़्यादा आपकी आवाज़ में ताकत आ जाएगी। तो ऑलरेडी मैं पहले भी काम करता था। मैं बताया कि मैं 4 बार यूनाइटेड नेशन में इंडिया का सिविल सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंट किया। 54 मैंने अपने रिसर्च स्टडी पब्लिश, मैंने कई किताबें भी लिखी है। मैं कई कंट्री में इंडिया का रिप्रेजेंट कर चुका था। तो मैं ऑलरेडी मैं जो काम है ऑलरेडी मैं कर भी रहा था, सिविल सोसाइटी की तरफ से कर रहा था। तो लोगों का रिक्वायरमेंट हुआ, लोगों ने बोला नहीं आपको भरना है। लोगों ने मुझे फॉर्म ला कर दिया, लोगों ने भरवाया, लोग पीछे रहा कि नहीं आप इंटरेस्ट कीजिए। और जब मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया तो मैं सोचा कि मुझे जहाँ मिला और बेहतर तरीके से। मैं एज ए स्टेट कमिश्नर के बारे में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था ना, मैं जानता था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्टेट कमिश्नर आपका ब्यूरोक्रेसी के साथ, जहाँ जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है? क्या आपने पाया कि वो इंटरेस्टेड हैं डिसेबल्ड की एम्पावरमेंट को लेके? जहाँ क्या एक्सपीरियंस थे आपके, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमारे पहले जितने सब ACS रैंक के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक के लोग, सीनियर IAS उसको बैठा कर पद पर आसीन थे। मैं 11th एज ए स्टेट कमिश्नर था। अभी तक कोई सिविल सोसाइटी से कोई गए नहीं थे, सभी IAS जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग थे। तो मेरे लिए वहाँ जाना और बड़ा सही एक बिहार के लिए बड़ी बात है कि मेरा उम्र अभी 46 है, तो मैं 42 प्लस 43 एज रहा होगा मेरा। 43 ईयर्स में एक ACS रैंक पर बैठना एक लोगों को तो बहुत मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं इतना था, मैं उतना एज नहीं था और रैंक बड़ा था। लेकिन मेरे जाने के बाद मैंने पाया कि सरकार के सभी लोग मुझे कोई अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली। मैंने जब मैं उसको किया पद धारण में, तो आप देखेंगे कि एक तो 3 साल का था, उसमें 2 इलेक्शन हुए, बिहार का इलेक्शन हुआ, हमारे लोकसभा के चुनाव थे, बाढ़ था, सुखाड़ था, और 1.5 साल ये तो आपका कोविड का पीरियड था। इसके बावजूद भी मेरे लिए एक चैलेंज था पहले तो मैं चीज़ों को समझना, और मैंने समझा। और आते आते मैं जिस दिन से ज्वाइन किया, मैं 25 अप्रैल 2018 को ज्वाइन किया, और 26 तारीख को ही मैंने एक लेटर निकाला इस प्रकार की दिव्यांगता के बारे में। और मैं लगातार इसी, और मैं मई महीने में पहला मोबाइल कोर्स किया, और मैं लगभग 1 साल में करीब 20 से ज़्यादा हम लोगों ने मोबाइल कोर्ट किए, और दूसरे साल भी 20 से ज़्यादा किए। बाकी सभी 38 जिलों में मैंने मोबाइल कोर्स चलंत न्यायालय लगाए। ब्लॉक्स लगभग 534 ब्लॉक का दौरा किया, कई पंचायतों में मैं गया, गाँव में गया, ऑन स्पॉट भी किया, जिला लेवल पर गए। तो हमको लगता है कि हमने ये जो और कई अन्य माध्यमों से शिकायत दर्ज करने की मुहिम को छेड़ा, जैसे कि अपने मोबाइल से हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल ई-कोर्ट के माध्यम से, कई चीज़ों को मैंने प्रयास किया। 3,20,000 से ज़्यादा हमारे जो विद्वान से मेरे कार्यकाल में हमने उसका आदेशित किया। और मैंने एनुअल रिपोर्ट भी लगातार निकाला, मैंने कंपेरिजन निकाला। बिल्कुल, हम ट्रैक कर रहे थे डॉक्टर साहब आपके काम को, और शायद आप जितने भी हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, इसमें कहने में कोई हमें शुबा नहीं होगा। तो आप तत्परता से काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप मोबाइल कोर्ट जब लगा रहे थे या ई-कोर्ट लगा रहे थे, तो क्या बड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिले? क्या लोगों के ग्रीवेंसेस थे, क्या कंप्लेंट्स थी? सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजेस हैं बिहार में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सामने? सबसे ज़्यादा शिकायतें किस चीज़ की थी? पहले तो सबसे बड़ी शिकायत थी सर्टिफिकेशन का, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत, जब हमने ज्वाइन किया तो बिहार में
स्टेट रूल्स भी बने थे अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट। तो रूल्स के हिसाब से अभी किस प्रकार की दिव्यांगता हो गई थी तो लोगों को पता नहीं था। तो मैं जा कर सभी डॉक्टर्स को, PSC के डॉक्टर्स के साथ बैठक करके, एडवोकेसी बैठक करके सर्टिफिकेशन का काम को मैंने प्रारंभ किया। लगभग हमने जो है 6 लाख से ज़्यादा हमारे पीरियड में सर्टिफिकेट्स का काम किया, 6 लाख से ज़्यादा। तो सबसे बड़ा समस्या था सर्टिफिकेशन का, और हम लोग ने उसके लिए पॉलिसी बनाई। मैंने जो पैरामेडिकल्स के थे या रिहैब प्रोफेशनल को एडिशनल सपोर्ट के लिए किया। हम बुनियाद केंद्र हर एक अनुमंडल में, सब डिवीज़न में हम लोगों ने बुनियाद केंद्र का एस्टेब्लिश किया जहां उनको मदद मिला। तो सर्टिफिकेशन का पहले तो जब मैं आया तो लोग सर्टिफिकेट और पेंशन की बातें करते थे, लेकिन जब मैं अभी छोड़ा हूँ अभी पिछले महीने, तो अब अलग और सारे राइट्स, मैंने सर्टिफिकेशन पेंशन के अलावा जॉब्स और उनके वायलेशन हो रहे हैं या उनको कोई जो उनके राइट्स हैं उनको एडवोकेसी करते पा रहा हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अब वो जो शुरुआती दौर में बेसिक जो ज़रूरतें उनको लग रही थी सर्टिफिकेशन और पेंशन, उससे काफ़ी आगे उठे, अपने नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की इच्छा हो गई। खेलकूद का, कला का, मन हर क्षेत्र में उभर रहा है। और स्पोर्ट्स में भी बिहार में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। इसे मेरे पूरे कार्यकाल में 900 से ज़्यादा हमारे पर्सन में डिजिटल बिहार के आउट ऑफ इंडिया भी परफॉर्म किए हैं, कई मेडल वगैरह भी लाए हैं। क्या बात है। हाँ, कला संस्कृति में भी काफ़ी डेवलप हुआ है। मैंने पतंग चालू किया था, माननीय रविंद्र जैन साहब अब तो रहे नहीं, उनके साथ मेरी कई बार मीटिंग हुआ। पतंग को भी मैंने चालू किया। मैंने आई वाज द पायनियर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का जब शुरुआत हुआ तो मैं उस समय था स्पेशल ओलंपिक्स भारत में, मैंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में थे। हमारे डेफ ओलंपिक्स, ब्लाइंड स्पोर्ट्स जो भी रहा, ओलंपिक्स रहा, मैं उस सभी को मैंने लाया था। तो मुझे लगा कि मेरे लिए जैसे स्टेट कमिश्नर पहले भी काम कर रहा था, यही कमिश्नर होने के बाद हमारे प्रशासन को लोग मुझे जाने। अब अभी मैं स्टेट कमिश्नर नहीं हूँ, तो पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास और तजुर्बा हो गया है, तो मैं पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सशक्त होकर और लोगों को काम करते हैं। ये मतलब नहीं कि हमें कमिश्नर नहीं तो काम नहीं हो रहा है। सेकंड टर्म मिलने के कितने चांसेस है आपको? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेकेंड टर्म, क्योंकि मुझे और काम करने हैं, क्योंकि मैं काम तो कर ही रहा हूँ जो एज स्टेट कमिश्नर मुझे करनी थी, मैं नहीं हूँ। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, इंटरेस्टेड क्यों नहीं है आप? तो आपकी समाज को जरूरत है। अब आप पहले भी कह रहे थे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर आपने इतना काम किया, आप फिर कह रहे हैं, तो लोगों को तो जरूरत है ना आपकी। काम तो हो जा रहा है ना लोगों को, मैं नहीं हूँ। और वो काम तो नहीं कर सकते ना जो पावर्स एज ए स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल का मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। जो लोगों के भी समस्याएं रही है मैं भी भेजता हूँ। हमारे प्रशासन के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे से उसे पदाधिकारी 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में कोई भी प्रशासन के अधिकारी मेरे व्हाट्सएप या मैसेज का जवाब देते हैं। तो मैं इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितना सेंसिटाइज है, कितना काम हो रहा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि 51 लाख दिव्यांगजन है, तो उनको जागरूक नहीं होते हैं, सही से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कहाँ करना है, लोग बिचौलिया हैं, वो लोग बीच में आ जाते हैं, वही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमको लगता है उसको, अब मुझे मुहिम है कि गांव तक जाकर 1 लाख गाँव में नेटवर्क। मैं बता दूं कि बढ़िया मैंने काम किया अपने कार्यकाल में, जो मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने धारा 72 का इम्प्लीमेंट करते हुए सभी जिला में, सभी सब डिवीजन में, सभी ब्लॉक्स में और पंचायत में, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट, 101 हमारे सब डिवीजन है, उसमें से एवब 90 सब डिवीजन में जो दिव्यांगजनों का समूह बन गया है। 534 ब्लॉक्स में सब डिवीजन और 7000 पंचायत में, और 1 लाख से ज्यादा गांव कस्बा में नेटवर्क जो बन गया है। 1,07,000 कुछ लोग हैं जिसके पास व्हाट्सएप मोबाइल है। ऐसे करीब 1,52,000 लोगों का एक नेटवर्क बना है। मुझे लगता है कि मैं तो अराउंड द वर्ल्ड भी रहा हूँ, तो एक संगठन बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल का इतना नेटवर्क नीचे तक होना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और इम्पावरिंग। मैं रोज लगातार रोज मैं रिव्यू मीटिंग करता हूँ। मैंने आज भी जो है लखीसराय जिला का रिव्यू मीटिंग है ऑनलाइन के माध्यम से, तो मैं उनकी ग्रीवांस से सुनता हूँ और मैं बताता हूँ कि हमारे जो DPG हैं, DPO हैं, वो उनका क्या रोल है, वो कैसे उसी लेवल पर जो है अपने काम को कर सकते हैं। मैंने जब मैं इंटरेस्टिंग चीज बता दूंगा। जब मुझे कमिश्नर के बारे में पूछा, तो जब मैं एज ए कमिश्नर ज्वाइन किया तो मैंने
बगल में एक और कुर्सी लगवाया था मैंने। अब मैं बोला क्यों लगवाया, तो मैं बोला कि आज से सारे जो बिहार के दिव्यांगजन है वो भी कमिश्नर हो गए। मैं बगल में उसको कुर्सी लगाया कि मैं बस उसको सेवा करने के लिए मैं बगल में हूँ। तो मैंने 51 लाख अगर दिव्यांगजन है तो मैंने उनको कमिश्नर बना दिया है। इसलिए अब वो सक्षम हो, उनको सक्षम करना है। जब कमिश्नर बना दिया तो उनको एम्पावरमेंट करना है, उनको ज्ञान देना है, उनको जानकारी देना है। तो वो जानकारी मिलते रहेगा तो काम होते रहेगा। तो जो एज ए मुझे मानना है कि कमिश्नर की जरूरत तब होगी जब उसको जानकारी नहीं होगा। अगर दिव्यांगजनों को हर राइट्स मालूम होंगे और हमारे प्रशासन के लोग इतने सेंसिटिव है तो काम क्यों नहीं होगा, सब काम हो जाएगा। वही पंचायत लेवल पर काम होगी। और सरकार की सारी योजना जो है पंचायत लेवल से शुरू होती है, जो आप त्रिस्तरीय। मैंने इसी को साबित करने में लगा हूँ और हो भी रहा है। और आने वाले समय में मेरा प्लान है कि दिव्यांगजनों को जो भी राइट्स के वायलेशन होते हैं वो निचले स्तर पर लोगों को सेंसिटाइज करें कि वहीं उनका काम होगा। मैंने अपने कार्यकाल में कई जगह ऑन स्पॉट विजिट किया। तो कोई घटना होती थी मैं दूसरे दिन पहुंच जाता था। तो लोग बहुत सेंसिटाइज है और हमारे अभी भी लोग उतना ही प्यार मोहब्बत कर रहे हैं प्रशासन के लोग। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है सर। और हम चाहते हैं कि जो आपकी ये थॉट्स हैं ये फुलफिल हो। डॉक्टर साहब, दो चीजें बताएं हमें। एक तो पेंशन का जिक्र आपने किया कि लोग पेंशन की बात करते थे, लेकिन पेंशन की बात करने के बाद भी आज की डेट में बिहार में सिर्फ 400 रुपया मिलता है, जो कि बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। तो इस डायरेक्शन में क्या कोई काम हुआ? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई 2-3 ऐसे काम जो आपने सोच रखे थे कि मुझे एज ए डिसेबिलिटी कमिश्नर करने हैं, लेकिन आपकी टर्म खत्म हो गई, जो आगे आप करना चाहते हैं, वो कौन से काम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले बता दूं कि बिहार में जो 400 रुपया मिलते हैं ये सभी को दिए जाते हैं। जिस दिन से उसका सर्टिफिकेट बन गया उसको कोई उम्र की सीमा नहीं, जो अन्य राज्यों में नहीं। और हमारे यहाँ दूसरा है कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी को भी निर्धारित नहीं किया गया। अन्य राज्यों में मैं देखता हूँ कि दिया हुआ है कि इतने प्रतिशत का इतना प्रतिशत होना चाहिए। मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, आप अगर मुझे जानकारी नहीं तो आप करेक्ट कीजिएगा। तीसरी बात है, इनकम का कोई आधार नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तभी भी ले सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ एक जो 400 रुपया ही देना पड़ रहा है तो एक बहुत बड़ा वर्ग को देना पड़ रहा है। आप दूसरे राज्यों में बोलेंगे 2000 देना पड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि दूसरे राज्यों में 18 वर्ष से ऊपर देते हैं या कोई डिसेबिलिटी परसेंटेज निर्धारित किए हुए हैं। तो ये जस्टिफाई नहीं कि 400 रुपया इज इनफ। लेकिन मैं आपको सुनने वाले दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ हर तरह के दिव्यांग को एक समान दिया जाता है। मतलब या तो ना उम्र की सीमा है, ना इनकम का क्राइटेरिया है, ना डिसेबिलिटी का परसेंटेज का। तो पहला तो ये हो गया। रही दूसरी बात, मेरा मानना है कि अगर 400 रुपये से अगर 4000 रुपया कर दिया जाए तो क्या दिव्यांग की जिंदगी हो जाएगी, वो नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा और उस पर कहीं डिपेंडेंसी ज़्यादा हो। मेरा लक्ष्य है बाई 2030। मैंने अब पूछा कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। मेरा अभी हम लोगों ने जस्ट मैंने फिनिश किया हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल एक प्रारंभ किया हूँ, डॉक्टर शिवाजी लोगों ने चालू करवाया है, डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब करके। मैं लगातार उस पर आ रहा हूँ। अलग अलग राय मैंने हम धाराओं के बारे में उसको बता रहे, जागरूक कर रहे। प्लस मैंने मिशन 20 चालू किया है। मैंने हम लगातार 100 देंगे और कम से कम बिहार से 20 दिव्यांग हर साल एक बड़ा ऑफिसर्स बने। दूसरा मिशन मैंने चालू किया। तीसरा मिशन है कि बाई 2030 माने अंतिम से अंतिम दिव्यांग की मंथली आमदनी 25 से 30 हजार रुपया। उसके लिए हम लोग माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारे बिहार में जीविका के साथ हमारा जो काम हुआ कि उसका अल्ट्रा पुअर जो नीचे स्तर पर उसका जीवन सतत जीविकोपार्जन कैसे हो। तो ये मेरा लक्ष्य है कि बाई 2030 ये जो 400 रुपया न रहे बल्कि वो इस लायक बन जाए कि दूसरे को पेंशन दे, उसकी मंथली आमदनी 25 से 30 हजार हो। तो मेरा विजन कुछ और है। पेंशन सरकार का काम है माननीय मुझे, लेकिन मेरा काम है पेंशन देने, उसको लेने लायक नहीं, उसको दूसरे को पेंशन दे, उस पर काम करने की आवश्यकता है और उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, बट डॉक्टर साहब ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है आप उसे मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक अमाउंट तो होना चाहिए ना। 1000 रुपया या 1500। आपकी बात सही है कि आप सक्षम बनाना चाहते हो कि सब 400 रुपये पे डिपेंड ना रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अब एज हो चुकी है, जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम उनको सम्मानजनक कुछ अमाउंट तो दिया जाना चाहिए ना। दानिश भाई,
मेरे बारे में आप कितना जानते हैं। मैंने एक लक्ष्य दुनिया से जो मेंटल रिटार्डेशन का नाम को चेंज करवाया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मैंने यूएन में आवाज उठाया। जानकारी है कि नहीं है, मैंने बैन द आर पूरे दुनिया में मुहिम चलाई थी। मतलब दुनिया से पूरा नाम रिटार्डेड अब तो चला गया। और मैंने सोचा था मेरे जीवन में होगा, मैं दूसरा लक्ष्य रखा था कि मेंटली चैलेंज बच्चे को गवर्नमेंट जॉब होना है, वो भी 2016 में पूरा हो गया, 1% रिजर्वेशन हो गया। अब मेरा तीसरा लक्ष्य है कि अंतिम से अंतिम दिव्यांग को 25 से 30 हजार रुपया। अब मैं तो नहीं बोला, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में जो भी लक्ष्य लिया है वो पूरा होता दिखा है। अब जो व्यक्ति पढ़ा नहीं, मैं बताता हूँ, सरकार की कई योजनाएं हैं। हम 400 रुपया देकर पेंशन में, हम उसको, पेंशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेंशन होनी चाहिए, मेरा मानना है, लेकिन पेंशन तो एक पॉकेट खर्च के समान है। मैं चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे गाँव में जैसे कि मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा जीविका का कार्य, बिहार पहला राज्य भारत में जहाँ 5 मात्र दिव्यांग बच्चे, उसका उम्र का भी सीमा नहीं है, वो एक जीविका समूह बना सकते हैं और इनिशियल में 50,000, 40,000 करके 5 लाख रुपया तक का उनको जो है स्वरोजगार करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। कई जीविका होती, बहुत सारा काम देखिए धरातल बनाने में समय लगेगा, बहुत सारा और काम हो रहे, बहुत सारे। मैंने अभी कंपेडियम लिखा है, आपने मालूम देखा है कि नहीं, कंपेडियम में पूरे एक जितनी धारा स्टेट को नोटिफाई करनी थी, उसका सर्कुलर जारी करना था, मैंने सारा किया, जिसको कंपेडियम के माध्यम से मैंने अभी सबके सामने रखा हूँ। तो हमको लगता है हमने जो काम कर दिया है उसको बस चालू रखने की जरूरत है। हमको लगता है उस सब काम को सिर्फ चालू, जो हमने कॉपी पेस्ट का भी काम अगर हो जाए और बाकी में इधर जो कोई कमिश्नर आए उधर काम करे, मैं अपनी क्षेत्र में जाकर काम करूं, तो दो और इतने सारे कमिश्नर हो गए हैं, तो जहाँ जरूरत पड़े। अभी भी आप फोन आने से पहले हमारे एडिशनल कमिश्नर हमसे फोन से बात कर रहे थे। अभी यूनिसेफ वाले ने हमारे साथ एक टाई अप किया है, कुछ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ हमारा काम लगातार मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। एक कंसल्टेंसी के रूप में मैं अपना समय देना चाहता हूँ, जिससे कि नीचे स्तर पर गाँव जाकर कम से कम, मेरा लक्ष्य 1 लाख गाँव में करूँ, जो सपना पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं प्रखंड लेवल तक ही 534 और 7,000 पंचायत तक विजिट कर पाए। मेरा लक्ष्य है कि गांव कस्बा 1 लाख तक विजिट करना है। जैसे कमिश्नर पद पर रहकर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर से ही काम कर सकता हूँ और मजबूत कर सकता हूँ पीछे से। तो मुझे लगता है कि लक्ष्य बाई 2030 आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और देखते हैं कि पूरा होता है। बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो एब्सोल्युटली पूरा होगा। और आई एम श्योर अगर आप डिटर्मिन्ड है तो आप इसको लेके जाएंगे आगे। डॉक्टर साहब, आपने जो इलेक्शन हुए उसका जिक्र किया, तो उसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए आपने एक्सेसिबल इलेक्शन करवाने के लिए सभी के लिए, और हाल ही में आपने दूसरा एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सर्कुलर निकाले कि इतने किलोमीटर में यूडीआईडी कार्ड आप यूज कर सकते हैं, सीटें आरक्षित होंगी। तो ग्राउंड लेवल पे आपने क्या पाया इसका असर? ग्राउंड अभी तो हो रहा है, लोगों को जानकारी, जैसे कि अप्लाई करना है। नहीं, इलेक्शन तो हो गए ना। क्या बोले? इलेक्शन तो हो गए ना। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन की बात बोल रहे हैं। इलेक्शन हो गए। इलेक्शन पर तो देखिए क्या है ना कि कोई चीज बनने से, देखिए मैं जब मैं 2018 में अपना पद संभाला था, तो सबसे पहले मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को मैंने एक लेटर लिखा था सेक्शन 11 के बारे में, एक्सेसिबल इलेक्शन के बारे में। आपने देखा होगा 2018 का जब ये 26 जून आने वाला है, हेलन क्लेर डे मनाया गया, उसमें सभी जितने भी जो निर्देश था कि सभी जितने भी डीएम्स हैं वो हेलन क्लेर डे मनाए। आपको अगर आप डिसेबिलिटी के क्षेत्र में हैं तो याद कीजिए 2018 26 जून को मनाया गया। उसी समय एक्सेसिबल इलेक्शन, हम लोग ने दिल्ली में भी बैठक की है और पूरे जगह में वो एक्सेसिबल इलेक्शन को कितने अच्छे से किया गया। ईपिक कार्ड को लाया, ब्रेल में भी लाया गया। इसके बाद आप जानते हैं कि पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी, घर से लाने ले जाने की सुविधा होगी, वोटिंग राइट्स में उसको अगर कोई अपना वोट नहीं दे सकता है तो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे दूसरे को इसके बदले, ये सब सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारा डायरेक्शन आया जो हम लोग लगातार। और मैं बता दूं कि इलेक्शन के समय में सभी जिलाधिकारी के साथ मैं इसका जो है मॉनिटरिंग किया हूँ और रिव्यू मीटिंग किया हूँ कि एक्सेसिबल इलेक्शन किस तरह किया जा रहा है। तो अगर मैं लगातार वेबसाइट पर ये सारी चीज़ मैंने उपलब्ध है। और रहा कि ये भी बाकी कामों का तो ऑलरेडी चिट्ठी पत्र तो सभी की जारी हो चुकी है। अब उसको धारा में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रशासन के लोग और दिव्यांगजन के बीच एक ब्रिज का काम करना, वो तभी हो सकता है जब हम
जा कर एक एक करके हर चीज को बताएं, तो उसमें वॉलेंटियर्स की आवश्यकता है, सपोर्टिंग हैंड्स की आवश्यकता है, जो उस पर मैं अभी समर्पण क्लब के साथ हम लोग टाई अप किए हैं, जो और इंडियन वॉलेंटियर एसोसिएशन के साथ हम लोग ने टाई अप किया है, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसेबल के साथ हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, 3 और समर्पण A to Z जो ऑनलाइन सोल्यूशंस हैं उनके साथ, जो मैं बताया था कि 2030 तक जो है उसका जो जॉब है इनकम हो जाए, तो खाली सरकारी नौकरी पर नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बिहार पहला राज्य था जो सेक्शन 21 इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में मैंने एक नोटिफाई किया था कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 20 से ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ एक दिव्यांग व्यक्ति को जॉब देना है। जानकारी है दानिश भाई इसकी बारे में जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैं अब देखना है कि जहाँ 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनमें एक दिव्यांग को रखना है, तो ये तब संभव होगा जब हम नीचे स्तर पर काम करें, और सभी को मैं ये देखना चाहता हूँ कोई ये ना कहे कि हम बेरोजगार, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो 20 से ज्यादा लोग इतने जगह लाखों की संख्या में जहाँ नहीं सर, मेरा जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उसमें कतई ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि आपने किया है, कैसे किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आपने इसका क्या असर देखा है? नहीं, परिवर्तन आ रहा है। आप दिव्यांग लोग से पूछ सकते हैं जो बिहार में दिव्यांग जन है, वो लोग सशक्त, तुम्हें बताया कि पहले सिर्फ उतना ही जानते थे कि हमको ट्राईसाइकिल मिलेगा, पेंशन मिलेगा, उससे ज्यादा ये आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि 20 लोगों को अगर है तो एक दिव्यांग मिलेगा को जॉब मिलेगी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अगर ऐसे ऐसे स्टेप सभी लेना शुरू करेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी जो समस्या है वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि ऑलरेडी एक्ट में दिया हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर को 5% गवर्नमेंट जो देना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने अपने समय में इसको कानूनी रूप दर्जा दिवा दिया। हमारे माननीय मंत्री जी बोले छापा मारिए, जहाँ नहीं लोग कर रहा है उसको बताइए। मैंने कई मॉल्स में कई जगह मैंने गया हूँ और वो लोग ऑटोमेटिकली ले लिए, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मैं खाली विजिट किया हूँ। मैं बोला कि ये कानून है, आपको लेना, उन्होंने रखा है। अच्छा 10 से 15 हजार रुपया महीना भी मॉल्स वगैरह में देने लगे हैं। तो हमको लगता है कि खाली वॉलेंटियर्स और लोगों को जानकारी की एक बार जरूरत हो जाएगी, तो हमको लगता है एक भी दिव्यांग बच्चे जो काम कर सकते हैं वो न कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा 2-3 साल 4 साल 5 साल इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने 2030 का लक्ष्य रखा है कि सभी मिनिमम जो है दिव्यांग व्यक्तियों की आमदनी 25 से 30 हजार हो। मैंने अपने टेलीविजन के कार्यक्रम में बोला, आपके साथ भी बोला हूँ और पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ। आइए हम लोग मिलकर काम करना है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक मैंने अपने लास्ट 29 ईयर्स में जो भी अपना लक्ष्य रखा है अभी तक पूरा हुआ ईश्वर की कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी लक्ष्य सभी लोगों की कृपा से पूरा होगा। और नीचे तक जो एक्ट को जो मैंने किताब 19 किताब मैंने लिखा है, पहले भी लिखता था, ये सब किताब दिव्यांगजनों के लिए। वो एक बार पढ़ेंगे कि किस तरह का दिव्यांगता है, कैसे उसका गलत परसेंटेज दिया जा रहा है। बहुत लोग गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नौकरी कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारे कार्यकाल में बहुत लोग का नौकरी हुआ है, बहुत लोग का वेतन बंद, बहुत लोग वेतन बंद हुआ है, बहुत लोग का जो अपॉइंटमेंट हो गया था रुका है, बहुत लोग जो एडमिशन ले लिए थे वो क्योंकि वो गलत तरीके से प्रमाण पत्र बना कर रहे हैं। तो लोगों को डर भी पैदा हुई है और मुझे उस पर भी काम करना है क्योंकि गलत सर्टिफिकेट नहीं, ये बहुत ही मैं इस पे आने वाला था। आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी राज्यों को भी इस पे काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फेक केसेस हैं जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं ब्लाइंड के या डिसेबल्ड के नाम पे एडमिशन ले रहे हैं। तो ये आपके इंटरव्यू का मतलब यही है कि लोगों को आपके इनिशिएटिव्स का पता चले और बाकी स्टेट्स भी उस डायरेक्शन में काम कर सके। डॉक्टर साहब, एक चीज है जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है उस पर मैं आपके विचार चाहता हूँ। जी बहुत ये एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज है कि अगर सारी चीजें एक्सेसिबल हो जाए तो बहुत सारी जो डिसेबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने आप हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वो एक्सेसिबल नहीं है। जो चीफ कमिश्नर या डिसेबिलिटी कमिश्नर बहुत सारे ऑर्डर देते हैं वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं होते, फॉर द ब्लाइंड इमेज फॉर्मेट में होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है, विल होती है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरे वेबसाइट पर गए हैं दानिश भाई? नहीं, मैं ओवरऑल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बस वैसे बनाता हूँ। मैं जब आया था तो पूरा कुछ भी नहीं था, मैंने उसको एक्सेसिबल बनाया, कोई खर्चा नहीं हुआ। मैंने उसको बताता गया कि मैं थोड़ा मैं उसके बारे में बताया कैसे करना है, फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, ऑडियोबल फॉर्मेट डालना है, OCR फॉर्मेट में डालना है, थोड़ा सा ऐसे डालना है कि पिक्टोरियल ज़्यादा डालना है। मैंने एनुअल रिपोर्ट आपने देखा होगा बहुत सारा पिक्टोरियल है,
जिससे कि वो डेफ बच्चे या इंटेलेक्चुअल बच्चे या लर्निंग डिसेबल बच्चे भी पढ़ सके। तो हमको सिर्फ एक्सेसिबल मतलब सिर्फ व्हील चेयर और ब्लाइंड व्यक्ति के लिए जो हम टैक्टाइल पाथ या हम उसको ये बताएं कि स्टिक के बारे में नहीं बात करना है। मुझे तो सभी 21 प्रकार के दिव्यांगता को एक्सेसिबिलिटी। मैं 2004 में और 2005 में जापान गया था और 2019 में मुझे जापान सरकार ने मुझे बुलाया भी था कि जो ओलंपिक जो पिछले वर्ष होना था 2020 में, उसके लिए पूरे टोक्यो शहर क्या एक्सेसिबल है कि ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया से सब लोगों को मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं भी वहाँ गया था, अपना मैंने दिया। तो इमेजिन कीजिए बाहर के लोग हमारे जैसे लोगों को बुलाते हैं और हमारी सर्विसेज लेते हैं। मैंने 2 किताबें लिखी है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, सुगम संरचना और बाधा मुक्त वातावरण। इंग्लिश में लिखा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। मैंने छोटे छोटे स्टेप बताए हैं कि कैसे सभी 21 प्रकार के दिव्यांगजनों को आप सुगम बना सकते हैं। बहुत खर्च की जरूरत है। जब मैं पुलिस स्टेशन और मैं विजिट करता था तो बोला कोई बात नहीं है, नहीं आप एक व्हील चेयर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी को बोलिए, वो कोई आदमी समाज के लोग आपको व्हील चेयर दे देगा। आपके पास रैंप नहीं है तो मिट्टी का और गोबर लगा के उसको रैंप बनवा दीजिए। उसने किया, बाद में सरकार प्रोविजन बना दिया, सभी जगह नए बिल्डिंग से उसमें रैंप बनने लगे, हैंड रैम्प्स बनने लगे। लेकिन क्या है, जो इंजीनियर लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारी, मैंने कई सम्मन जारी करके, नोटिस जारी करके, कई बिल्डिंगों में मैंने, कई स्टेडियम में मैंने लिफ्ट लगवाया या रैंप बनवाई। लेकिन जो आप लगता है कि हमारे आने के बाद मैंने जो मीटिंग किया है सभी डिपार्टमेंट के साथ, खासकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट और आधारभूत संरचना के पास जितने हैं इंजीनियर के साथ, अब वो लोग सेंसिटाइज हो गए हैं। अब जितने बिल्डिंग्स बन रही है वो एक्सेसिबल बन रही है, लेकिन पुराने बिल्डिंग को भी हम लोग जो है रेट्रोफिकेशन करें, उसको मॉडिफाई करके करने पर भी काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मॉल्स वगैरह में भी, बाकी पब्लिक प्लेसेज में भी लोग जो है, अब हॉस्पिटल्स में भी लोग, उसको पता है भाई कमिश्नर साहब बहुत टाइट है, वो आएंगे तो हम कभी मैं बोलता हूँ कि सेक्शन 21 और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पूरे इंडिया में सेक्शन 21 इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, सारा काम हो जाएगा। आप जानते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में बना के स्टेट कमिश्नर के यहाँ निबंधन देना है। बिहार में हमारे गवर्नमेंट ने लिया है, कुछ संस्थानों ने लिया है, अदर राज्य में आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है सेक्शन 21 का इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है। इवन CCPD के यहाँ भी नहीं हो पा रहा। जहाँ सेक्शन 21 का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ उसमें ऑलरेडी इनको लिखना है कि तो सेक्शन 22 में आप जानते हैं उसको रिकॉर्ड रखने हैं दिव्यांग लोगों का, तो आप ग्रीवांसर डिटेक्शन ऑफिसर रखना। जहाँ ये सब चीज़ जो हमारे दिव्यांगजन की जहाँ बातें होगी, तो आप सेक्शन 90, 20, 21, 23 आप सभी जान रहे हैं, कौशल विकास और नियोजन में, तो जहाँ ये सब बातें होगी हमको लगता है कि एक्सेसिबिलिटी का काम शुरू हो गया हमारे काल में। हमको लगता है कि जो बाकी बचा हुआ है, मैं खुद जहाँ जाता हूँ मैं, जैसे क्या बिहार की सारी वेबसाइट एक्सेसिबल है? बिहार में सभी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट एक्सेसिबल है, आप चेक कर सकते हैं। बिहार में क्या है कि एक ही वेबसाइट है ऑफिशियली, उसी के साथ सारे को लिंक कर दिया गया। एक वेबसाइट gov.in है, उसी के साथ जितने डिपार्टमेंट है 43 डिपार्टमेंट, उसी को लिंक कर दिया गया और सभी एक्सेसिबल है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, हम लोग इस पर काम करवाया और हमारा अपना जो स्टेट कमिश्नर का भी हमने आते आते इस पर काम करवाया था। एक बार चेक करके बताइए, सारे वेबसाइट जो है एक्सेसिबल है। और कोई अगर कंप्लेन करे तो मैं चेक किया हूँ और लोग सभी आप इस बात को कहीं है तो हमको नोटिस में डालें। गवर्नमेंट के वेबसाइट सब एक्सेसिबल हो चुके हैं, अभी हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो पावर्स हैं स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास RPD एक्ट के थ्रू और जो कानूनों के थ्रू, वो इनफ है, जो आपको लगता है कि कुछ और पावर्स की जरूरत है? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके राज्य में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपने समन किया या किसी ने डिफाई किया, आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, फिर उन्हें मानना पड़ा? देखिए ये तो मैं मानता हूँ कि जो आपके ज्ञान के ऊपर, मुझे मेरे नॉलेज के कारण, मेरे इस पर अपनी ज्ञान के कारण लोगों ने मेरी बात, मैंने SCS रैंक के लोगों को सम्मन जारी किया, नोटिस जारी किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको किया है, SP को, या जो भी जहाँ भी वायलेशन हुआ है, और ये बाय पोस्ट मैंने किया, जो पर्सन नहीं किया है, तो मैंने किया है लोगों। और मेरे कार्यकाल में मेरे कार्यकाल से पहले पता चला है कि एक वीडियो भी नहीं नोटिस पर आते थे और बहुत कम इस तरह का हैबिट था। लेकिन मेरे कार्यकाल 25 अप्रैल 2018 से अभी 24 अप्रैल 2021 तक
जितने नोटिसेज मैंने जारी किया है, जितने मैंने सम्मन जारी किया है, जितने सुमोटो जारी किया, जितने मैंने अपने कोर्ट में ट्रायल्स में बुलाया, हमको एक सिंगल अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जबकि मैं बताया कि अभी तक 3,20,000 से ज्यादा इस तरह के हम अलग अलग तरह के किए हैं। काम होना ना होना, लेकिन उसको ट्रायल्स में आना और बाकी चीजों में लोग आते थे, अपनी प्रतिवेदन देते थे, उसका काम होता रहा। लेकिन अभी जानते हैं एक नॉन आईएएस को, एक आईएएस को इस पोस्ट पर होने, आप खुद जानते हैं तो समस्या तो होती है। लेकिन मुझे और समस्या जो है, अवरोध जो है, मेरे को अवसर में बदलना, क्योंकि मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को मैं करता हूँ। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। जमीन पर अभी भी जिस दिन ऑफिस के काम नहीं थे मैं मोटरसाइकिल से घूमता था। मैं जिस दिन पर्सनल ऑफिस का काम नहीं, मैं सरकार की गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करता था। आज भी मैं बाइक से घूमता हूँ, साइकिल से घूमता हूँ। मैं जमीन का आदमी हूँ, लोगों को मदद करने में मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मैं कमिश्नर हूँ। जो आदमी महसूस ही नहीं करे कमिश्नर, क्योंकि मैंने कमिश्नर सभी दिव्यांग को बना दिया। तो मैंने एक बगल में कुर्सी लगाया था कि वो लोग कमिश्नर है, मैं उसको सेवा करना हूँ। एक सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी मुझे, और सबको धन्यवाद दूंगा हमारे सारे प्रशासन के लोगों में। इवन मैंने कई राज्यों में दौरा किया, जैसे उत्तर प्रदेश गया, गुजरात गया, वेस्ट बंगाल गया, तेलंगाना गया। वो सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, सभी प्रशासन के लोगों ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया। मैं जाता था तो हमारे जिलाधिकारी रिसीव करने आते थे, हमारे माननीय एसपी आते थे। जहाँ मुझे जो भी मान सम्मान मिलना चाहिए, सभी लोगों ने मान सम्मान दिया। तो आपका ये कहना है कि पावर पूरी है, ये आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम निकलवा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो यू हैव टू सेटिस्फाइड देम कि कहाँ एक्ट में कैसे है, नहीं है। और ये तो पदेन पोस्ट है, पद है, वो भी पद पर है और ये भी पद पर है। तो पद का क्या है, एक हमारे जो स्टेट कमिश्नर है तो उनसे डायरेक्शन दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं, एडवोकेसी का भी रूल कर सकते हैं और उनको डायरेक्शन भी दे सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं, उनके साथ उनका काम भी कर सकते हैं। उन्हीं का काम कर रहा। मैंने जिला और ब्लॉक में घूमकर कंप्लेंट्स को रिड्रेसल किया, तो किनका काम किया? उन्हीं का काम किया। मैं तो बैठे बैठे काम कर नोटिस कर सकता, तो लोग, मैं खुद जाके, क्योंकि मैं वहाँ जाने से पूरे प्रशासन के सभी लोग सेंसिटिव होते हैं कि भाई कमिश्नर व्यक्ति गाँव में आ रहा है, पंचायत में आ रहा है, ब्लॉक में आ रहा है, जो इससे पहले आज़ादी के बाद कभी कोई कमिश्नर एक ब्लॉक और गांव में, पंचायत में नहीं घूमते थे। मैंने उस काम को किया तो लोगों को प्यार, खासकर मीडिया के लोगों का बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत किया मुझे। मेरे पूरे कार्यकाल में सभी लोगों का प्यार मिला, दिव्यांग लोग का प्यार मिला, आप लोग सभी लोग का। मुझे कभी कोई ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे किसी तरह की समस्या। और कमिश्नर के बाद भी तो और लोग और ज्यादा प्यार करने लगे हैं। मैं जहाँ जाता वही मान सम्मान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे ये देखना है कि अगर मैं 3 साल कमिश्नर था तब कितना काम किया, अगर 3 साल कमिश्नर नहीं हूँ तो कितना काम कर रहा हूँ। दोनों में कंपेयर करता हूँ कि क्या मैं कमिश्नर होना जरूरी है काम करवाने की, या कमिश्नर नहीं हुई होने से काम होता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किन एरियाज में काम होने की भी जरूरत है बिहार में? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या चैलेंजेस है आज की डेट में? वहाँ पे एक कोविड एक बड़ा चैलेंज लेके आया अपने आप में, जिनका काम चल रहा था, बहुत सारे लोगों का वो रुक गया, एजुकेशन भी इससे प्रभावित हुई है। तो आपके हिसाब से बिहार में आज की डेट में क्या बड़े चैलेंजेस हैं और कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है? सबसे बड़ा चैलेंज है एजुकेशन। यहाँ आज भी 50% से कम दिव्यांग व्यक्ति पढ़े लिखे, 50% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं। बहुत लोग तो नॉन मैट्रिक हैं, बहुत लोग आगे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू होता है। घर से ही लोग बोलते हैं गोईठा में घी सुखाना, माने एक समान बच्चे और दिव्यांग बच्चे के भेदभाव घर से शुरू होती है। तो सबसे बड़ा हम लोग को विश्वास उसके परिवार में जगाना होगा। पढ़ाई, सब एजुकेशन को करना। समावेशी शिक्षा बहुत प्रभावशाली नहीं है। समावेशी शिक्षा में आप इमेजिन कीजिए 30 से 40 बच्चे होते हैं वहाँ, ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ा सके? दिक्कत तो है उनके स्पेशल नीड्स को पूरा करना। बच्चे को जो उसके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है और घर से आने जाने की समस्या है, बहुत तरह की समस्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग हम लोग को काम करना है एजुकेशन पर, कि सभी लोग पढ़े लिखे, अगर उसको ज्ञान होगा तो उस पर काम हो। दूसरा है कि सब बिहार जो है गरीब राज्य में से, तो यहाँ बाढ़ सुखाड़ बराबर होते रहता है और पॉवर्टी ज़्यादा है। तो पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम्स को लेकर क्या है कि राशन मिल जाना, पेंशन मिलना, उसी के पीछे लगे रहना। और हर साल मान लीजिए लाइफ सर्टिफिकेट देना भाई पेंशन के लिए। आपको मालूम है बिहार में अन्य राज्यों में होगा कि आप जीवित है कि नहीं। ये सब प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है। निजी स्तर पर जो
ब्यूरोक्रेट्स तो काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन जो क्लर्कियल है, छोटे स्तर पर जो लोग हैं वो उनको सेंसिटिव करने की आवश्यकता है, और उनका जो इकोनॉमिक लेवल है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो अभी सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग है कि सबको शिक्षा मिले, शिक्षा के साथ साथ उनकी जो समस्या है पॉवर्टी की, उस पॉवर्टी एलिवेशन पर अगर काम होगा तो हमको लगता है बाकी उसको राइट्स जब पढ़ लेंगे तो राइट्स उसको मालूम हो जाएगी, और राइट्स जब मालूम हो जाएगी तो आने वाले उसका सुगमता और बाकी चीज़ उनके लिए बेहतर होगा। तो मेरा लक्ष्य यही है, मैंने बताया कि मिशन 2020 जो चालू किया हूँ कि हमारे ऑफिसर्स वगैरह उनको दिखाना है कि आप ही के जैसे गांव के लोग सब, एक नारायण ठाकुर था जो गांव में पैदा हुआ था, सरवल पालसी का आपने देखा होगा कि सिमरी कंसी का दरभंगा का, तो दिल्ली में बाद में ट्रेनिंग लेकर उसी तरह उसके पिताजी का देहांत हो गया, माँ उसको अनाथालय में रखी, बाद में वो दिल्ली में जाकर रबड़ी बेचता था, बाद में हमारे संपर्क में हम लोग आया, फिर हम लोग उसको ट्रेनिंग करवाया और हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता रिकॉर्ड के साथ। और ये छोटा सा कहानी, ऐसे बहुत सारी कहानी है, सक्सेस स्टोरी हमारे एनुअल रिपोर्ट्स में, और हमने अभी यूट्यूब चैनल्स में भी लाने का प्रयास किया कि उसी गांव से रहने वाला व्यक्ति आज कहाँ तक पहुँच गया। आज पैसा की कोई कमी नहीं है, करोड़ रुपया उसके पास है। तो ये सब चीज़ें को लाना है जो आने वाले समय में मेरे लिए चैलेंजेस है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, अब तो आप एक्टिविस्ट भी हैं, पहले भी थे, और आपने अपने डिसेबिलिटी जो एज ए कमिश्नर में भी एक्टिविज्म का ही काम किया है, कई चीज़ें आपने जो करवाई हैं। दो चीज़ों पर आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ कि पीसीआई में भी आपने जिक्र किया कि आप पहले वहाँ थे, लेकिन आज की डेट में जो वहाँ चल रहा है लोग बहुत खुश नहीं हैं। जिस तरह से अभी खेल हुए कोविड के टाइम पे, जिस तरह से हमने मीडिया में देखा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ सुधारों की ज़रूरत है? दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बताया कि आप 30 सालों से काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा सपना है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। मैंने किताब भी लिखी है खेल के ऊपर दिव्यांगजनों को, और मैं कई जगह इंटरनेशनल कोच के रूप में भी गया हूँ। और आपने बताया पीसीआई में जो समस्या है, निश्चित रूप से समस्या तो है ही, लेकिन उस समस्या पहले से बहुत बेहतर हुई है। आप इमेजिन कीजिए जब 96-97 के समय क्या था पीसीआई, और आज का इमेजिन कीजिए पीसीआई क्या है। तो सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। और पॉलिटिक्स देखिए, जब भी किसी संगठन में पॉलिटिकल व्यक्ति आ जाते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। तो मैं बस इतना ही हिंट दूंगा, बस ये समझदार के लिए सारा काफ़ी है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि ये सब चीज़ और बेहतर हो, गुणवत्ता के साथ हो। उस पर काम पहले से बहुत, अभी जो लोग हैं, अभी दीपा मलिक हैं जो खुद अर्जुन अवार्डी है, और उन्होंने पद्म, और उनका काफी क्रिटिसाइज हुआ कि डिसेबल्ड रहते हुए उन्होंने ऐसे किया, इतना पुअर अरेंजमेंट किया उन्होंने। जो इस बार के जो खेल हुए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया, लोगों को पता है लास्ट मोमेंट पे ये क्या हुआ कि वहाँ गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया कोविड के कारण, इलेक्शन थे। तो क्योंकि अगर उसको लगातार 2 सालों, पिछले साल भी कोविड के कारण इवेंट नहीं हो पाया, इससे पहले मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा था। तो कई कारणों से लगातार 2-3 सालों से बच्चे खेल नहीं पा रहे थे, और खेलते हैं बच्चे तो उनको मेडल पर जो है आर्थिक जो है उसको लाभ मिलता है, तो वो वंचित रह रहे। किसी हाल में 31 मार्च के बाद कराने से क्या होता है कि उनका जो है वो वंचित रह जाते। तो इसी में डिसीजन लिया गया, और एकाएक वेन्यू शिफ्ट करने से ये समस्या हुई। मुझे मालूम है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सभी कमियों को दूर कर लिया जाता है। जो मीडिया रिपोर्ट आई बिल्कुल मैं उसका खंडन करता हूँ, उतनी नहीं थी जितनी मीडिया रिपोर्ट में आई, क्योंकि मैं हमारे दिव्यांग, हमारे बिहार से भी लोग गए थे, झारखंड से भी गए थे, लोग बताए हैं, तो मैं उसको खंडन भी करता हूँ कि इस तरह की नहीं थी, क्योंकि मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा था, मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी इच्छा रहती है कि बेहतर हो, लेकिन वेन्यू शिफ्ट करने से समस्या तो आई। और दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है। आई एग्री। और मैं देख रहा हूँ आने वाले समय बाई 2030 मेरा जो विजन्स है, मैंने बताया कि निश्चित रूप से हमारे जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि हमने महिला लीडर्स को तैयार किया। लीडर क्रिएट्स ग्रेट लीडर। मैंने जो पद था, मैं ज़्यादा दिन रहता नहीं उस पद को, मैं दूसरे को दे देता हूँ। मेरे बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, मैं जहाँ था मैं वो हट जाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे को मौका देता हूँ।
तो लीडर क्रिएट्स ग्रेट लीडर। अगर आप लीडर हैं तो आप उस पोस्ट पर ज्यादा दिन है तो आप दूसरे अपने जैसा लीडर नहीं बना सकते। अभी आप बिहार में बता दूं कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो हमारे बिहार में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी मैं नहीं जाता हूं तो मैं उनको भेजता हूं। जैसे संदीप कुमार है, अभी मैं महिला लोग, अभी रूबी सिंह है, हमारा अभी शर्मिला जी हैं, अभी हमारी साबरा तरुण है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मैं मिलकर किताब भी लिख रहा हूँ। अब ये लोग आने वाले समय में बाहर रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो लीडर क्रिएट्स ग्रेट लीडर। ये लीडरशिप का इतना शालीनता के साथ इन लोगों का मैं कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी इनकी जो है शालीनता को मान रहे हैं। हमको लगता है आने वाले समय में इनका भी जो एक्ट में भी प्रोविजंस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, इसकी मांग भी उठ रही है और मेरा भी पूरा। आपको लगता है क्या 2 सीटें रिजर्व करनी चाहिए राज्यसभा की, जैसे 12 सीटें मनोनीत करते माननीय राष्ट्रपति साहब, तो इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इसकी होनी चाहिए कि अगर वहाँ लोग जाएंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन मेरी और अपनी बात रख पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बार जिक्र किया अपनी किताबों का और अपने चैनल का, तो एक बार हमारे लिसनर्स को बताएं कि आपकी किताबें कहाँ से पढ़ सकते हैं, वो आपके क्या चैनल का नाम है। तो मैं चाहूंगा लिसनर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉलेज मिले सरल शब्दों में, और आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से डॉक्टर साहब से। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं अपनी किताबों के और अपने चैनल के बारे में। पहली तो किताब, बहुत सारी किताब हमारे वेबसाइट से आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी से, तो आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ किताबें जो है अमेजन पर उपलब्ध है जिसका कॉस्ट है, उस कॉस्ट से भी इसकी लिंक है। अमेजन में जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे तो किताबें जो है लिखे। और मैं ज़्यादातर किताबें हिंदी में लिखता हूँ कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए किताब मैं नहीं है। हिंदी में आप खोजेंगे तो बहुत सारी किताब उपलब्ध नहीं है। तो मैंने योगा पर लिखा, मैंने स्पोर्ट्स पर लिखा, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने पर लिखा है, अर्लिन टाइम हेल्थ पर मैंने लिखा है, मैंने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कंपेडियम लिखा है, 21 प्रकार की दिव्यांगता लिखा है। इसके बाद बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है, और जो है इसके बाद कई तरह की जो लोगों की जरूरत, अभी हम लोग किताब लिख रहे हैं लीगल कानूनी प्रावधान दिव्यांगजनों का, उस पर भी काम चल रहा है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर भी किताब हमारे साबरा जी के साथ चल रही है, हम लोग कर रहे हैं। तो हम वो तो एक किताब है जो आपके लिए मिलेगी, लेकिन कुछ उसके प्राइस हैं, जो प्राइस को ये समर्पण A to Z जो समर्पण पब्लिकेशंस हैं उन्होंने हमारे साथ करार किया है, तो उनसे आप ले सकते हैं। और दिव्यांगजनों के लिए मैंने 50% रिबेट किया हुआ है। आम लोगों को जहाँ किताब अगर 1000 के लिए मिलेगा तो दिव्यांग व्यक्ति को 50% पर मेरा मैं अपना जो कमीशन है बिल्कुल नहीं लूँगा, मैंने ये रखा है। तो दिव्यांग लोग के लिए बिल्कुल 50 जो कॉस्ट है उसी पर हम लोग दे रहे हैं। यही दूसरी बात हमारा चैनल का, तो हम लोगों को बताया ना कि अब दिव्यांग लोगों ने बोला कि सर हम लोग चाहते हैं कि आपका एक चैनल चालू कीजिए। तो बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल ने एक वही चैनल बना के दिया, और मैं उसमें लाइव होता हूँ। उसमें है डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब। ऐसे अगर डॉक्टर शिवाजी SHIVAJEE और ब्रैकेट में कमिश्नर साहब लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा। अभी पिछले संडे को मैंने प्रारंभ किया हूँ, अभी तक लगभग 900 कुछ सब्सक्राइबर हो गए थे, 950, और 62-63 हज़ार व्यूअर्स हो गए। तो अभी लगता है कि जो 1000 होने के बाद लगता है उसको मोनेटाइज किया जाए। तो मुझे जानकारी भी नहीं इस बात की, तो अगर उसको अगर जानेंगे तो मैं लगातार आपकी हर क्वेश्चन का, कि भाई आपका संपत्ति को कोई हड़प लिया तो क्या करना चाहिए, आपको कोई मारा पीटा तो क्या करना चाहिए, आपको ये काम नहीं हो रहा तो क्या, हर सवालों का उसमें जवाब मिलेगा। और धीरे धीरे जो जितने धाराएं हैं उस हर धारा के बारे में मैं एक वीडियो, छोटा छोटा क्लिप, आज भी मैंने एक क्लिप डाला हूँ। तो बस 1 सप्ताह ही हुआ है, तो आप उस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और कोई क्वेश्चन भी आपको लगता है कि इसके बारे में कोई जानकारी होना चाहिए, कि मुझे हायर एजुकेशन करना है तो कहाँ लिखा हुआ है, या आपको कोई रोस्टर का प्रॉब्लम हो गया है तो क्या करना चाहिए, कहीं नौकरियों में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, आप गांव में पढ़े लिखे नहीं है तो आप कैसे आपको रोजगार मिल सकता है, तो तमाम सवालों का मैं लगातार उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर जवाब दूँ। और आप सभी उस पर आइए, हमको लगता है कि और आप भी कमेंट में अगर लिखेंगे तो मैं आपके हिसाब से भी आपको चैनल में मैंने आपकी वीडियो बना के, और मैं स्पेशली इस चैनल के लिए से जुड़ा हूँ कि दृष्टिबाधित हमारे काफ़ी दिव्यांग बोलते थे कि मैं आपकी नहीं, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और इस तरह का चीज़ नहीं है, तो आपका हम चाह रहे थे कि ऑडियो
मटेरियल आए। तो मैं सोचा कि ऑडियो विजुअल भी हो जाए, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, लर्निंग डिसेबल है, या अदर दिव्यांग व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लगा के भी सुन पाए। और तो उसके लिए हम इस चैनल से जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि हम मिशन 2020 भी चालू किए हैं। कोई बिहार के दिव्यांग व्यक्ति, अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, पीओ का तैयारी कर रहे हैं, किसी रेलवे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए। आपको हमारे लोग उसमें आएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या कहाँ कहाँ दिक्कत होना है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, इस सब की भी जानकारी उसमें दी जाएगी। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। लास्ट सवाल, गाँव में आपने विशेष तौर पे ध्यान दिया, जबकि पूरा जो रूरल एरिया है तो वो ज्यादातर चर्चा में आता नहीं है। आपने कहा ब्लॉक लेवल तक गए, क्या आप बाकी लोगों को मैसेज देंगे क्यों, कितना जरूरी है गांव में काम होना डिसेबल्ड के सशक्तिकरण के लिए? बहुत बढ़िया। आप देखिए दानिश भाई, आप सेंसस का रिपोर्ट देखिए, हमारे बिहार में 93% दिव्यांग लोग गाँव में रहते हैं। अब पूरे इंडिया में मेरा मालूम है 90% ज्यादा लोग गाँव में रहते हैं दिव्यांगजन। आप देखिए, सर्वे करके देखिए। और हम बातें करते हैं टाउन की, हम बातें करते हैं यहाँ के जो पढ़े लिखे, तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? और मेरा लक्ष्य, मैंने बोला ना कि मेरा सेकंड टर्म में गांव 1 लाख गांव कस्बे को विजिट करना है। तो गांव, जब तक गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है तो गांव में जाना होगा। एक कमिश्नर को गांव में जाना होगा। मैंने अपने कार्यकाल में भी कई बार गाँव में गया, मुझे गाँव से लगाव है। और मैं सभी को चाहूँगा कि आप, मेरा कार्यकाल में बड़ा ज़्यादातर मैं अपने ऑफिस को भी संभालता था 2 दिन 3 दिन, और मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, संडे को भी छुट्टी नहीं लिया। मैं पूरे कार्यकाल में मात्र 2 दिन छुट्टी लिया, जो मैं अपने बच्चे को हॉस्टल में गया था, और लगातार 365 दिन मैं लगातार काम किया हूँ। मैं संडे के दिन भी, आप बिहार में ताजुब कीजिएगा, बिहार में मैं संडे के दिन कोर्ट लगाता था, संडे के दिन रिव्यू मीटिंग करता था। और प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि संडे के दिन भी सारे अरेंजमेंट इसी तरह करते थे। तो मैं गाँव में जाने तभी ये इनका बदलाव होगा। मेरा मानना है कि जहाँ 90% दिव्यांग लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में तो चलना होगा। और हम, आप तो प्रखंड की बात बोले, मैं पंचायत 7000 पंचायत तक विजिट किया, और मेरा लक्ष्य है 1 लाख गांव कस्बे में जाना। नया 3 साल का लक्ष्य है मेरा कि हम पूरे गांव, एक एक गांव के बारे में जाने। मेरे बिहार में किसी भी पंचायत और ब्लॉक का नाम हम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा किस जगह। हमें इतना थोड़ा घुमा हूँ कि मुझे याद हो गया है। और लोग फोन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा 38 जिला में 534 ब्लॉक्स में 7000 से ज्यादा पंचायतों के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी हो गई है, तो मिसिंग होगा। अब मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख गांव कस्बे मोहल्ले तक जाने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते आपका मैसेज सोसाइटी के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए? बस मैं चाहता हूँ कि सभी दिव्यांग व्यक्ति को हंसे मुस्कुराए, उसको जरा भी न लगे कि अगर मैं दिव्यांग हूँ, मैं इस धरती पर अगर बाई बर्थ पैदा हूँ या पोस्ट मैं दिव्यांग हो गया हूँ, तो हमारे लिए कोई बाधा है। वो मुस्कुराते रहे, उसको लगे कि ये जीवन जो है एक बार मिलती है, जीवन बहुत सुंदर है, और हमारा ये संसार, ये पृथ्वी ईश्वर ने भेजा है तो हमारे जीने के लिए भेजा है। तो हम लोग आइए, हम लोग सब मिलके, जो डिजेबल हैं, जो नॉन डिजेबल हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, भाई है, बहन है, सभी एक मिशन लेकर चले कि कोई दिव्यांग व्यक्ति को यह महसूस ना होने दे कि कोई ऐसा हमारा बाधा, हमारा सरकारी सिस्टम बाधा बने, या हमारा कोई कंस्ट्रक्शन बाधा बने, या हम लोग बाधा बने, उसको जरा भी फीलिंग हो कि हम दिव्यांग हैं। तो मुस्कान लाइए, यही मेरा मिशन, विजन भी है, और मेरा यही मिशन भी है। और सभी को सेवा करना के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, तो मैं अंतिम सांस तक दिव्यांग का सेवा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उम्मीद है आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे बात करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आपका। धन्यवाद। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, फिर मिलते रहेंगे। आप अच्छा काम करते हैं दानिश भाई, मैं आपके बारे में जानता हूँ, मेरी शुभकामना है। मैं आपके साथ फ्यूचर में भी एसोसिएट होकर आपसे जुड़ना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। लिसनर्स, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डॉक्टर साहब की किताबें पढ़ें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और डिसेबिलिटी से रिलेटेड ज्ञान लें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेवल पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सक्षम आप सभी के लिए लेकर आ रहा है टॉकिंग ऑक्सीमीटर, जिसको कि हम कल यानी कि 10 जुलाई 2020 को अपने पोर्टल saktek.in, जो कि saktek.in है, वहां पर लॉन्च करने वाले हैं। इस डिवाइस से आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं और इस मेजरमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जिसको आपको अपनी फिंगर से टच कराना है और आपका जो भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको रीड करके बता देगा और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और इस डिवाइस को आप हमसे 3000 रुपए में खरीद सकते हैं। बट खुशखबरी ये है कि पहले 10 ऑर्डर्स पर हम 200 रुपए की छूट दे रहे हैं और पहले 10 ऑर्डर्स 2800 रुपीज में आप लेकर जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कल जैसे ही ये लॉन्च होता है फटाफट से अपना फोन उठाइए और लैपटॉप उठाइए और ऑर्डर कर दीजिए और ले आइए ऑक्सीमीटर अपने घर। धन्यवाद। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in।